ठीक है, ग्रेविटेशन। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने पढ़ रखा है। इसको आप लोग यूनिवर्सल लॉ भी कहते हो। और यूनिवर्सल लॉ बेसिकली कहता क्या है, स्टेटमेंट क्या है यूनिवर्सल लॉ की? कहता है इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, both of them are separated by a certain distance r from center to center, and their masses are m1 and m2, then the force between them is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Collectively we can write it as f is directly proportional to m1 m2 upon r square, या फिर आप लिख सकते हो f is equals to g m1 m2 by r square। अब यहां पर g है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो f की वैल्यू हो जाएगी बेटा 6.67 into 10 to the power minus 11 m1 m2 upon r square। अब generally we used to say that gravitational forces are weak forces, और हम क्यों कहते हैं ये बात, इसको भी समझें। अगर मैं यहां पर एक स्पेशल केस लूं और मैं कहूं if m1 is equal to m2 is equal to 1 kg, यानी दोनों 1 kg बॉडी है, and r is equal to 1 meter, means they are separated by 1 meter, then the force they exert on each other is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton only. Now this force is a very weak force, ठीक है? Yes sir. अब इसी वजह से जनरली हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को वीक फोर्सेस कहते हैं। अब अगर हम नेचर की बात करें तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नेचर। सबसे पहले अगर हम फोर्सेस इन नेचर की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी। तो एक तो हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही होगी, ये रिपल्सिव नहीं होती है। और तीसरी फोर्स जो हमें नेचर में एग्जिस्ट करती है वो है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। नाउ आउट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा हाँ बेटा सर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मून और अर्थ के बीच में भी लगती है? सभी के बीच में। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, नो मैटर हाउ क्लोज दे आर, हाउ फार दे आर, ठीक है सर। तो फिर अगर वो मून को अर्थ अराउंड घुमा रही है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो सर वीक फोर्स कैसे होगा? एक्चुअल में देखो बेटा, मासेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बहुत सारे अदर फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल कि भाई जिसकी वजह से मून उस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी में मूव करता है। अच्छा, जिस ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है मून, ठीक है, वो आप कभी बढ़ना, तो वो एक टिल्टेड ट्रेजेक्टरी है, वो एग्जैक्टली पोल टू पोल मूव नहीं करता, ठीक है। इवन अर्थ इज नॉट मूविंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस लाइक दिस, अर्थ भी टिल्टेड है। ये जो टिल्ट है बेसिकली इज बिकॉज ऑफ द रोटेशंस ऑफ द मून। अब यहाँ अब अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो अब आप सोचो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इतना ज्यादा है
और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होती है, तो इनिशियली जब ये मोमेंटम क्रिएट हुआ, यानी ये जो यूनिवर्स हमारा क्रिएट हुआ, या हम अपना सोलर सिस्टम की बात कहें, तो जिस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये इसी ट्रेजेक्टरी के अंदर मूव करते रहते हैं। अब आप सोचें कि ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं एंड द एपिसेंटर इज द सन, तो सारी की सारी फोर्सेस का कहीं ना कहीं एक रिजल्टेंट मून को भी मूव करा रहा है अराउंड द अर्थ, और जो जुपिटर के मून्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही सैटर्न के भी हैं। तो सभी प्लैनेट्स के जो मून्स होते हैं वो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ देयर प्लैनेट, वो सन के इन्फ्लुएंस में भी हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ सिस्टम जहां पर सभी चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, यस सर। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी कि इफ वी हैव थ्री पार्टिकल्स देन ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर इन रिलेशन विद ईच अदर। लाइकवाइज हमारे सोलर सिस्टम के अंदर भी ईच एंड एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक रिलेशन के अंदर है। अब आप कुछ कॉमेट्स की बात करें, जैसे कि हेलीज कॉमेट की जब हमने बात की थी, तो ये कहते थे कि हेलीज कॉमेट एक बार 74 साल के बाद दिखाई देता है, 74 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो सोचो जो उसका ऑर्बिट होगा वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट जोन के अंदर है ना, है ना। यस लाइक सर। लाइक आप प्लूटो की बात करो, अच्छा प्लूटो इज वन ऑफ द फारदेस्ट प्लैनेट्स, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का। अब हमारे सोलर सिस्टम में अब तो खैर प्लूटो को देयर इज अ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन कि भाई उसको प्लैनेट माने ना माने, बट हम प्लैनेट उसको अभी भी मानते हैं कि भाई प्लैनेट है। लेकिन अब आप सोचो कि वो अर्थ के सन के अराउंड वन रोटेशन कंप्लीट करता है 284 इयर्स में, यानी हमारे 284 साल और उसका एक साल एक बराबर है। तो अब आप सोचो कि इतनी छोटी सी चीज जिसको कि हम लोग प्लैनेट मानने से भी कई बार इनकार कर देते हैं कि भाई वो प्लैनेट है या नहीं है, ठीक है, फिर भी वो रिवॉल्व तो कर रहा है ना सन के अराउंड। ठीक है, तो दैट अब उससे आप अंदाजा लगाओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन का कितना स्ट्रांग होगा, है ना। और बिल्कुल अगर हम इनिशियल स्टेजेस पर चले जाएं, जब सिर्फ कुछ नहीं था, सिर्फ सिंगुलैरिटी थी। सिंगुलैरिटी मींस हमारे पूरे यूनिवर्स का मास एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। ठीक है, एंड देन ये माना जाता है कि तब एक बिग बैंग हुआ और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें क्रिएट हुई, गैलेक्सीज क्रिएट हुई, नेबुलास क्रिएट हुए, हमारा सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ, गैलेक और हमारे अदर स्टार्स जब बने, और आज भी नए स्टार्स नेबुला के अंदर बनते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगेन रिमेन्स द सेम। ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज देयर बट दीज फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। ठीक है, यस सर। मतलब वीक इन द सेंस कि हम इनको लगते हुए ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इनकी प्रेजेंस को वी कैन नॉट डिनाई ऑल्सो। ठीक है, अब आप सोचो सडनली ग्रेविटेशनल पुल ना हो, अब आप एक दूसरी चीज से अंदाजा लगाएं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन द प्लेन ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अब आप अपने रूम में बैठे हो तो सारी की सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रही हैं, बट ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि वो फोर्सेस वो अपने आप से मूव करके आ रही है और आपको हिट करना शुरू कर दे रही, ऐसा तो नहीं हो रहा, यस सर। क्योंकि उनकी अपनी ग्रेविटेशनल पुल काफी कम है। अब अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल बड़ी स्ट्रांग है। आप किसी भी चीज को अर्थ से बाहर फेंकने की कोशिश करो वो वापस आपकी अर्थ के ऊपर ही है, अनलेस अनटिल कि आप उसको एक एस्केप वेलोसिटी ना प्रोवाइड कर दो, है ना, यस सर। लाइक अ रॉकेट। अब रॉकेट को अगर आप अर्थ के पुल से बाहर भेजना चाहते हो तो आपको उसके एस्केप वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा। अब हर प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग होगी, अर्थ पे अलग है, जुपिटर पे अलग होगी, मून पे अलग होगी, किसी और प्लैनेट पे मार्स पे चले जाएंगे तो वहां अलग होगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि उस प्लैनेट का मास कितना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी उसका एक्सेलरेशन पुल या ग्रेविटेशनल पुल कितना है। तो वो ग्रेविटेशनल पुल अभी हम कैलकुलेट करेंगे। टिल नाउ अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, ओके सर। अब इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है आपकी न्यूक्लियर फोर्स। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो 9 into 10 raised to the power 9 के मैग्नीट्यूड में आता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स,
these two forces are very strong forces. ठीक है? Yes sir. Next है बेटा acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. अच्छा मान लो कि ये मेरे पास अर्थ, ये अर्थ का रेडियस r, ये उसका ओरिजिन O, सेंटर O, और यहाँ मेरे पास एक सर्टेन हाइट पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है h, और इस ऑब्जेक्ट का मास m और अर्थ का मास कैपिटल है. ठीक है? मान लेते हैं कि ये वो ऑब्जेक्ट है और ये एक सर्टेन हाइट पर है. अब अगर मैं यहां से इसको छोड़ दूं तो ये कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. क्यों नीचे की तरफ जा रहा है? Why not it is moving sideways? क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स नीचे की तरफ ही एक्ट कर रही है. ठीक है? Yes sir. अब यहां देखें, इस ऑब्जेक्ट का वेट इज गोइंग डाउनवर्ड्स mg, बट एट द सेम टाइम इसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रही है ना? सही वाले एक बार रिपीट करना. देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये आपका दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है? ये ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हेवियर ऑब्जेक्ट है. ये हेवियर ऑब्जेक्ट इस लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा विद अ फोर्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी तो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होगा ना विद अ फोर्स. जो फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दे आर रिलेटिव फोर्सेस एंड दे आर न्यूटोनियन फोर्सेस. न्यूटोनियन फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस जो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट एक्ट करें. ठीक है? यानी जितनी फोर्स से m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा, उतनी ही फोर्स से m2 भी m1 को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है? Yes sir. ओके सर. यानी यहाँ पर अगर आप ये कहें कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी g m1 m2 by r12 स्क्वायर, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू g m1 m2 by r21 स्क्वायर. अब देखा जाए तो r चाहे आप 2 से 1 की तरफ कैलकुलेट करो, चाहे 1 से 2 की तरफ कैलकुलेट करो, r तो उतना ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा. और प्रोडक्ट m1 और m2 का वो भी उतना ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा. और g की वैल्यू भी वही रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी. है ना? सर तो इनमें फोर्स अप्लाइड भी सेम होगा फिर तो. हाँ, तो वही तो बात कि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा. ठीक है? Yes sir. तो अब यहां समझो, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ ने अपनी तरफ खींचा विद अ फोर्स mg. है ना? Yes sir. लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा ना विद अ सर्टेन फोर्स. और वो जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी और उसको हम F कैपिटल G बोल दें अगर, तो आपका F कैपिटल G विल बी इक्वल टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर, और F जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था दैट विल बी इक्वल टू mg. है ना? वेट mg होता है ना? Yes sir. अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें, बिकॉज दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो वी गेट g m कैपिटल M बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mg. तो m से m कैंसिल आउट हो गया, सो स्मॉल g इज इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर. नाउ दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ planet and radius of planet only. सर हाँ, सर इसके अंदर mg नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आई थिंक वो अपोजिट लग रहा है, अपोज कर रहा है. हमने मैग्नीट्यूड्स कंपेयर किया ना बेटा, हमने वेक्टर्स कंपेयर नहीं किया ना. ओके सर. यस. ठीक है? तो क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करे, हमने वेक्टर्स कंपेयर नहीं करे, तो वी विल नॉट टेक नेगेटिव साइन. ठीक है? यस सर. चलो, तो दिस इज gm बाय r स्क्वायर. ठीक है? और ये किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ प्लैनेट पे और साइड रेडियस ऑफ प्लैनेट के ऊपर. और इसकी वैल्यू आती है आपके पास यहां पर g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन SI यूनिट्स. और अगर आप CGS में निकालें
तो G is equals to 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन CGS। ठीक है सर, इसके अंदर मास ऑफ प्लैनेट अर्थ है ना? हाँ बेटा, मास ऑफ प्लैनेट अर्थ है। ठीक है, यस सर। अच्छा अब बात आ जाए कि प्रूव करते हैं दैट दीज आर न्यूटोनियन फोर्सेस। तो हमने दो रिलेशन बनाए। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू R12 कैप लिख सकते हैं। सर एक बार रिपीट करना। अच्छा चलो देखो सुनो दोबारा से देखते हैं। इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो देखो जरा, ये आपके पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन, ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। इस ऑब्जेक्ट का मास m1, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस r। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर है आपके पास r2 वेक्टर। ठीक है, फिगर तो क्लियर है। अगर यहां से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालो, 1 पे लगने वाली फोर्स 2 की वजह से, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको। यस सर। तो फॉर्मूला होगा G m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ R12 का वेक्टर का स्क्वायर इनटू R12 कैप, क्योंकि कोई भी एक वेक्टर आपके पास इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन r की डायरेक्शन में एक्ट करेगी ना बेटा। सही वाली लाइन एक बार थोड़ी नेटवर्क ग्लिच आ रहा था। अच्छा देखो फिर से सुनो, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो r की डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी r हो सकती है, मास तो वेक्टर हो नहीं सकते, और g तो कांस्टेंट है ना। यस सर। तो अगर मैं कहता हूं कि m2 ने m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो r कहां से कहां तक होगा, 1 से 2 की तरफ ही होगा ना। यस सर। तो हमने बोला R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू R12 कैप लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, अब इस बात को ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, G m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 1 2 का होल क्यूब इनटू R12 वेक्टर लिख सकते हैं। यस सर। सिमिलरली बेटा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालेंगे, तो G m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R21 वेक्टर लिख सकते हैं। यस सर। अब डायरेक्शन ये हो जाएगी। नाउ लुक एट दीज वेक्टर्स, ये R12 वेक्टर है और ये आपका R21 वेक्टर है। बोथ ऑफ देम आर इक्वल एंड ऑपोजिट। यस सर। तो हम लिख सकते हैं एज R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर, देयरफॉर force on 2 due to 1 is equal to minus of force on 1 due to 2। सर यस सर। यस सर। वेक्टर है ना बेटा, इसीलिए नेगेटिव साइन कर रहा है। therefore F12 plus F21 is equal to 0, hence the forces are Newtonian as they obey Newton's
थर्ड लॉ, ठीक है? यस सर। इतनी बात क्लियर है बेटा सबको? यस सर। देव, यस सर। देव क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। ठीक है, वंश क्लियर है? सर वंश का सर नेटवर्क ग्लिच कर रहा है सर, वो क्लास में है लेकिन उसको सर वो कुछ बोल नहीं पाता लेकिन क्लास में है सर। अच्छा ठीक है, चलो। प्रतीक? यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर संडे को क्या है? संडे को क्या है? संडे को न्यूमेरिकल क्लास है। ओके सर। सर ऑनलाइन ना? और पीटीएम है। सर पीटीएम तो आपने हाँ, बोला ही ठीक है। नहीं था। सर पीटीएम का तो मत बोलो। सर पीटीएम सर नहीं मुझे सर, सर आपने नहीं वो बोला। कोचिंग में सर किसी बच्चे ने बताया, वो बताया था कि संडे को फिजिक्स की पीटीएम है। हाँ, तो ऑफिशियली बोलूंगा बेटा कल वाली क्लास में। सर कल बॉम्ब फोड़ रहे हो सबके आगे। नहीं, बोल दिया था, ये तो मैंने कल बोल दिया था, अब कल फिर बोलूंगा। यार सर ये थोड़ी होता है, आपने बताया भी नहीं था, मैं तो आ भी नहीं रही सर। हाँ, तो तुम आई नहीं हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता ना, अगर तुम आई होती कल तो तुम्हें पता होता। आपने तो एकदम से सरप्राइज दे दिया। सर पेरेंट्स तो संडे घर पर नहीं है सर। सर एक बहाना। ऐसा भी होता है क्या? पहला बहाना मिल गया आपको। कोई बात नहीं, मैं यही देख रहा हूँ कौन कौन बहाने मारेगा। अच्छा चलो ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। बस एक मिनट। नहीं, मैंने ले लिया, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। ओके ओके सर, फिर कर दो। सर थोड़ा वेक्टर फॉर्म वाला रहने दो, मैं लिख रहा था। बोला क्यों नहीं? चल मैं अभी भेज दूंगा ना यार, अभी क्लास के बाद स्क्रीनशॉट भेज हाँ दूंगा। वो सब सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है ना, तो बार बार ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ले लिया तो ठीक है, डाल दे बेटा ग्रुप पे, जिसको अभी चाहिए होगा वो अभी ले लेगा। डाल रहा हूँ सर। देव यार ऐसे ही बोला कर यार, तू क्लास में बोलता नहीं है, मुझे लगता है पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है? सर जैसे भूपी सर अभी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे, तो हाँ। आप भी बंद करोगे ऑनलाइन क्लासेस? लेट्स सी कि क्या रहता है, बट एक्चुअली देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि काफी दूर रहते हैं और उनके लिए आ पाना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए तो मुझे चलानी पड़ेंगी, ये मेरी तो मजबूरी है। ओके सर। अच्छा चलो नेक्स्ट। भेज दिया सर मैंने। अच्छा ठीक है बेटा, हाँ देख लिया मैंने। अच्छा नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लें जो हमें यहां पर डिस्कस करना है। पहला है शेप ऑफ अर्थ, दूसरा है हाइट, तीसरा है डेप्थ। सबसे पहले बात करेंगे शेप के बारे में। अगर हम शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो बेटा अर्थ की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी शेप है, ठीक है? ये शेप कैसी है, जैसे कि ये शेप ऐसी है जैसे कि एक किन्नू होता है, किन्नू देखा आपने? नहीं सर। नहीं सर। यार संतरे का सब्स्टिट्यूट होता है किन्नू, वो ऑरेंज कलर का फ्रूट जो नहीं संतरा सर। समझ के आप लोग खाते हो। नहीं सर, नहीं देखा।
सर वो संतरा ही तो होता है सर। अरे नहीं देखा बेटा, देखा। और सर कोई और एग्जांपल? मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, कोई और एग्जांपल है आपके पास? घर में अगर एक रबर बॉल है, आप उसको ऊपर से कंप्रेस कर दो तो वो साइड से एक्सपैंड हो जाती है, ठीक यस है। सर। अर्थ की जो शेप है कुछ वैसी सी शेप है, ठीक। यानी सेंटर से अगर हम इस रेडियस की बात करें तो ये होता है अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस, आर इक्वेटोरियल, ठीक है। और इस रेडियस की बात करें तो ये होता है पोलर रेडियस, आर पोलर। याद ये रखो बेटा कि आर इक्वेटोरियल बड़ा होता है किससे? आर पोलर से। यानी कि पोलर रेडियस इज लेस देन इक्वेटोरियल रेडियस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी हमने पढ़ा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यस सर। acceleration due to gravity at poles is greater than acceleration due to gravity at equator. Therefore, weight of a body at poles is greater than weight of a body at equator. ठीक है? तो यानी अगर आप इक्वेटर के आसपास कहीं रहते हैं एंड समहाउ कभी आपको मौका मिला वेकेशंस मनाने का और आप चले जाते हैं किसी पोल पर, आइदर ऑन द नॉर्थ पोल और क्लोज टू द नॉर्थ पोल और क्लोज टू द साउथ पोल, तो वहां जब जाकर आप वेइंग मशीन का यूज करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका जो वेट है वो इंक्रीज कर गया। नाउ दैट इंक्रीज इज नॉट बिकॉज कि आपने फ्लाइट के दौरान वेट पुट ऑन कर लिया, ऐसा नहीं है। वहां क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन की वजह से आपका जो वेट होगा उसमें एक डिफरेंस आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। सर उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? स्पेसिफिक रीजन शेप की वजह से ही है, क्योंकि रेडियस जी, अभी हमने जी का एक फॉर्मूला निकाला था कि जी इज इक्वल्स टू जीएम बाय आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू अभी हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ी, दैट वैल्यू इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू एट एनी प्लेस। जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू है ये एक एवरेज वैल्यू है बेटा, ठीक है। यस सर। अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली जाए और फिर उसके बाद उसका आप मीन निकाल लो तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है। तो व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स हम लोग उस एवरेज वैल्यू को यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज नहीं करते, ठीक है। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट है हाइट। सेकंड, इफेक्ट ऑफ हाइट। अच्छा, मान लो कि ये आपका अर्थ, ये इसका सेंटर, ये रेडियस आर और इनिशियली बॉडी यहां पर पड़ी है ऑन द सरफेस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज गिवन बाय जीएम बाय आर स्क्वायर डायरेक्टली, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया कि ये बॉडी एक सर्टेन हाइट पर पहुंच जाती है एंड दिस हाइट इज सम सिग्निफिकेंट हाइट h। तो जो टोटल हाइट हो गई सेंटर से, दिस विल बी r plus h। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट h इज गिवन बाय gm अपॉन r plus h का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? यस सर। तो बस आपने कुछ नहीं करना बेटा, इसका कंपैरिजन कर लो और जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको GH निकालना था, तो GH अपॉन GS विल बी GM by R plus H whole square into GM by R square। तो GM से GM कैंसिल आउट हो गया, तो GH अपॉन GS will be equal to 1 अपॉन R plus H by R का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 plus H by R का होल स्क्वायर, दिस इज GH by GS। और इसको आप फाइनली लिख सकते हो GH is equals to GS 1 plus H by R to the power -2।
ये वाला स्टेप यहां तक क्लियर है? सर इसका रेशियो सर हमने क्यों लिया? बता रहा हूं अभी। यहां तक ये स्टेप क्लियर है? पहले ये बताओ मैथमेटिकली। यस सर। अच्छा, इसको हमने रेशियो क्यों लिया, उसका रीजन क्या है? मैं ये देखना चाह रहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट h विल बी हाउ मेनी टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कितना वेरिएशन आया, उस वेरिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां आप अप्लाई करोगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बेटा gh इज इक्वल टू gs 1 माइनस 2h बाय r लिख सकते हैं। And we will neglect the higher powers. Binomial theorem याद है? 1 plus x to the power n is equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 x square upon 2 factorial and so on. याद है ना? सर ये कौन सी क्लास में है वाला? ये एरर्स में किया था सर। यस सर यस। याद है? सर वो दिमाग से निकल गया था सर। एरर्स में डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। एक्चुअल में नेगेटिव पावर्स को सॉल्व करने का मेथड नहीं है ना, तो हमने यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करते हैं और हायर पावर्स छोटी होती चली जाती हैं क्योंकि एरर्स छोटे होते चले जाते हैं तो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज gh इज इक्वल टू gs 1 माइनस 2h बाय r। तो यहां से ये कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं कि एज हाइट इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। देखो अगर h की वैल्यू बढ़ेगी तो 2h बाय r क्या होगा, कम होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इनफैक्ट अगर h बढ़ेगा तो 2h बाय r बढ़ता चला जाएगा ना। यस सर। और ये वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो 1 माइनस दैट वैल्यू बिकम्स इवन स्मॉलर। तो आपकी acceleration due to gravity at any height h will be less than acceleration due to gravity at the surface of the earth। ठीक है? यस सर। नहीं समझ में आया, देखें। gh is equals to gs 1 minus 2h by r। h अगर बढ़ेगा बेटा तो h by r भी बढ़ेगा। यस सर। अगर h by r बढ़ेगा तो 2h by r भी बढ़ेगा। यस सर। और अगर 2h by r बढ़ेगा तो 1 माइनस 2h by r कम हो जाएगा ना। सर एक बार रिपीट कर दे वाला। अगर 2h by r बढ़ता है, लेट्स से कि 2h by r की पहले वैल्यू है 0.2, तो 1 माइनस 2h by r कितना हुआ, 0.8। यस सर। अगर मैं कहता हूं 2h by r की वैल्यू बढ़ गई, मैंने कहा 2h by r की वैल्यू बढ़ गई, नाउ इट इज 0.5, तो 1 माइनस 2h by r कितना हुआ, 0.5 ही तो हुआ। यस सर। तो as 2h by r increases 1 minus 2h by r decreases। यस। Yes, sir. तो ये जो रेशो आ रही है बेटा यहाँ पर gh अपॉन gs, ये लेस देन 1 हो जाएगी ना। यस सर। तो इसका मतलब acceleration due to gravity at any height h will be less than acceleration due to gravity on the surface। यस सर। तो ये इफेक्ट होगा हाइट का, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी। ठीक है?
ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर कर, बोर्ड क्लियर कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ले लिया सर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अब डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखें जरा, मान लिया कि ये आपके पास अर्थ का रेडियस r और ऑब्जेक्ट अभी है यहाँ पर ऑन द सरफेस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज gm/r²। थोड़ी देर में आप मूव करके आ गए इस किसी पॉइंट पे, तो आपने कितनी डेप्थ कवर करी? लेट्स से d, तो द रेडियस, रिमेनिंग रेडियस इज r - d। ठीक है, यस सर। तो अब क्योंकि आप अंदर आ गए हो, तो इफेक्टिवली दिस इज द अर्थ फॉर यू। बाहर वाली अर्थ तो अब मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आप कहां खड़े हो? एक डेप्थ डी पे खड़े हो, है ना? यस सर। सो द acceleration due to gravity at this point gd will be given by gm dash upon r minus d whole square. Now why we are using m dash here? m सेम नहीं होगा, ठीक है, तो m क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर, है ना? क्योंकि Yes, sir. ऊपर वाले मास का कोई रोल नहीं रह जाएगा। ग्रेविटी विल बी ड्यू टू द मास बिलो योर फीट। ठीक है, यस सर। तो अब अगर बेटा हम यहाँ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट डेंसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज m डैश अपॉन v डैश, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अर्थ का। यस सर। तो आप इसको लिख सकते हो m by 4/3 pi r cube, as we are taking earth as an average sphere. So m upon 4/3 pi r cube can be compared with m dash upon 4/3 pi r minus d whole cube. So 4/3 pi is cancelled out with 4/3 pi. So m dash will be equal to, और हम कह भी सकते हैं m by m dash will be equal to r cube upon r minus d का whole cube। लिख सकते हैं ना? यस सर। और या फिर आप इसको रिवर्स करके लिख दो, m dash upon m is r minus d upon r, ऐसा पावर क्यूब्स के साथ। ठीक है, यस सर। taking the ratios of these two again, so gd upon gs will be gm dash upon r minus d whole square into gm upon r square। g से g कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया आपके पास r square upon r minus d का होल स्क्वायर इनटू m dash upon m। ठीक है, सर एक बार कन्वर्जन का आप बताना रेशियो का। r square upon r minus d होल स्क्वायर इनटू m dash upon m लिख सकते हैं ना? यस सर। सिर्फ g कैंसिल आउट हुआ है यहाँ से। ओके सर। तो आपके पास gd upon gs will be equal to r square upon r minus d whole square into m dash upon m की वैल्यू आपको दे रखी है r minus d whole cube upon r cube। r square से r cube में से दो कैंसिल आउट हुए, इससे ये हो गया, तो बचा क्या? r minus d upon r, जिसको लिख सकते हैं 1 minus d upon r, लिख सकते हैं ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि
as d increases, यानी डेप्थ अगर आपकी बढ़ती है, आप अंदर की तरफ आते चले जाओ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यानी दोनों केसेस में कंक्लूजन यही निकले, अगर आपकी हाइट बढ़ती है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, और अगर आपकी डेप्थ बढ़ती है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। इट मींस इफ यू मूव ऑन आइदर साइड, या तो आप अर्थ से ऊपर जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस होगी। आप अर्थ के अंदर की तरफ चलते चले जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो फिर सर सरफेस को कब माना जाएगा? सरफेस जहां पर हम लोग खड़े हैं, ओके सर। और सरफेस का जो रेफरेंस होता है वो सी लेवल से लेते हैं। ठीक है, यस सर। और यहाँ जो रेडियस होता है वो लेते हैं अर्थ के सेंटर से। तो क्योंकि अनइवन सर्फेसेस हैं, ठीक है, लेट्स से कि अगर आप वन ऑफ द हाईएस्ट सरफेसेस पे चले जाएं ऑन अर्थ, लेट्स से कि आप ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो रेडियस होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो यहां तक आज किए हुए ये सारे के सारे पार्ट्स समझ में आ गए? यस सर। ठीक यस है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, मास एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। अगर हम डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ का अगेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी चीज की आप डेंसिटी निकालते हो तो कैसे निकालते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। यस सर। तो डेंसिटी का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पर इसको इफेक्टिवली एक अगर स्क्वायर मान लें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मास कैसे निकालें? जी की वैल्यू तो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करी, ठीक है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम के थ्रू हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाली डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज वैल्यू। तो अगर अच्छा सिंपल पेंडुलम के थ्रू एवरेज वैल्यू, सिंपल पेंडुलम के थ्रू जी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय G। ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखा है। यस सर। ठीक है, यहां से हमने g की वैल्यू निकाल ली थी कि g होता है हमारे पास t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाय G। तो g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन t स्क्वायर। t थे यहां पर टाइम पीरियड ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। लेकिन अगर मैं इस g की वैल्यू से मास निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे मास नहीं पता, तो मास निकालने की अगर हम लोग कोशिश करें तो ये तो डेंसिटी हो गया, तो मास कैसे निकलेगा? G इज इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर। r हमें इफेक्टिवली पता है कि 6400 किलोमीटर्स है, तो m की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास g r स्क्वायर बाय कैपिटल G, और ये आता है लगभग 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 kg के अराउंड। ठीक है, यस सर। और अगर इस मास को हम डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट में यूज कर लें तो अर्थ की जो डेंसिटी आती है वो आती है
5478.4 kg per meter cube. 5478.4 kg per meter cube. वैसे दिल्ली की अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, स्मॉल जी ऑफ दिल्ली, that is 9.791 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एग्जैक्टली पूरी 9.8 है नहीं. ठीक है बेटा. यस सर. अच्छा, मोर इंटरेस्टिंगली दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिल्ली की ही है. तो उससे क्या समझ में सर आया? सबसे ज्यादा दिल्ली की है. दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में दिल्ली की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सेंटर से दिल्ली के सरफेस तक का जो रेडियस है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू मुंबई एंड कोलकाता. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड. अब ये एक नई चीज है, ग्रेविटेशनल फील्ड. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें. अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? जिस तरह से किसी एक सर magnet- एक जगह पे जहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज्यादा हो. एक जगह पर जहां पर ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज्यादा हो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बट समझो कि क्या है. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि आपके पास एक बार मैग्नेट है. अब आप उस बार मैग्नेट के अराउंड कुछ आयरन फिलिंग्स डाल रहे हैं. ठीक है. या रेंडमली प्लेस्ड आयरन फिलिंग्स के बीच में एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दो. थोड़ी देर में आफ्टर 10-15 मिनट्स यू विल ऑब्जर्व कि देयर इज अ पैटर्न फॉर्म्ड जिसमें कि आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया. ठीक है. अब उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा जितनी दूर तक आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज करेंगी इन अ सर्टेन पैटर्न. ठीक है. वो जो लूप्स का पैटर्न होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, वहां तक उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हम मानते हैं कि होगी. लाइकवाइज किसी भी मास ऑब्जेक्ट के अराउंड देयर इज अ स्पेस रीजन विद इन विच इफ अनदर मास ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उस रीजन को बोला जाएगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड. लिखो डेफिनेशन. बोलूं? यस सर. It is the space region around a mass or an assembly of masses. Space region around a mass or an assembly of masses over which it can exert gravitational forces on other masses. ठीक है. It is a space region around a mass object
or a system of masses or an assembly of masses within which if another mass object is placed will experience a force of attraction. ठीक है? Yes, sir. तो अब यहां पर थियोरेटिकली स्पीकिंग के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट कैन एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी. ठीक है? Theoretically speaking, that gravitational fields can extend up to infinity. ठीक है बेटा? Yes, sir. बट वैसे अगर हम सोचें तो जैसे जैसे r बढ़ता चला जाएगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इट बिकम्स सो वीक के we don't have so sophisticated methods or instruments with us to calculate the gravitational field of a particular mass body or a system of masses at any point जो कि infinitely far away हो from the actual mass object. ठीक है? Let's say कि अब सन तो बहुत बड़ी चीज है तो सन का इफेक्ट अगर हम लोग लाइट ईयर्स दूर की बात करें और वहां पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो शायद उतना ना मिले. बट सन का इफेक्ट हम यहाँ तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि भाई अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट एंड द रोटेशंस ऑफ मून इज अगेन दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ठीक है? या अदर प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर इवन हमारी गैलेक्सी के अंदर भी काफी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसे स्टार्स हम मानते हैं कि हैं जो कि ब्राइटर देन सन है. बट बेटा वो लार्जर देन सन हो सकते हैं, ब्राइटर देन सन हो सकते हैं, बट उनका डिस्टेंस इज सो फार अवे, दे आर सो फार अवे हमारी गैलेक्सी के अंदर ही कि उसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक उतना ऑब्जर्व नहीं हो पाता. तो इसका मतलब ये है कि जनरली ग्रेविटेशनल फील्ड्स बहुत दूर तक हो सकती हैं और वो बहुत दूर तक, कितने दूर तक हो सकती है? इंफिनिटी तक हो सकती हैं. बट इफेक्टिवली देखा जाए तो उसका जो इफेक्ट होता है वो इतना वीक हो जाता है कि हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. अब ग्रेविटेशनल फील्ड को ही आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हो. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I and is a vector quantity and is given by force per unit mass. अब यहाँ पर ये जो m है ये एक टेस्ट मास हो सकता है या आप इसको m0 कह लो. m0 क्या होगा? टेस्ट मास. टेस्ट मास की अपनी एक क्वालिटी होती है और वो क्वालिटी क्या कि एक यूनिट मास होगा ये एंड इज infinitesimally small as compared to the mass or system of masses whose gravitational field is to be calculated or observed at any point in space. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो कि ये आपका एक मास ऑब्जेक्ट है. ठीक है? कैपिटल M और यहां कहीं पर आपका m0 पड़ा हुआ था कहीं इंफिनिटी पे. लेट्स से कि मैं इस m0 को पास लाना शुरू कर दूं और एक पॉइंट आने के बाद किसी एक पोजीशन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ऑब्जर्व कर जाए तो दिस विल बी द डिस्टेंस r जहां पर उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जर्व करी. तो इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय फोर्स. फोर्स कितना होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में? g कैपिटल M m0 by r square अपॉन फॉर्मूला क्या था? m0. तो आपका m0 से m0 कैंसिल आउट हो गया तो दिस विल बी gm by r square. है ना?
ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो आपकी जो इंटेंसिटी है बेटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखना। अब ये ग्रेविटी किसकी, अर्थ की नहीं, इस मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके सर। तो इसको आप g के बजाय a से भी रिप्रेजेंट कर लो, कंफ्यूजन ना हो, a से कर लो, ठीक है। तो ये आपका a के बराबर हो जाए। सर जी भी लिख सकते हैं ना? g सिर्फ अर्थ के लिए लिख सकते हो, तो आप इसको a ही लिखो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर g जहां लिखा होगा फिर आप गलती करोगे, 9.8 लगाओगे फॉर्मूला, कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो, ओके सर। क्योंकि डिफरेंट मार्क्स के लिए जरूरी नहीं है ना कि वो 9.8 ही हो, ठीक है बेटा। यस सर। तो आज इसके काफी सारे टॉपिक इस चैप्टर के आज हमने कवर करे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से पहले पहले आप इन चैप्टर्स को एक बार मतलब इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ेंगे, एंड बी रेडी फॉर द टेस्ट ऑन सैटरडे, एंड द टेस्ट इज ऑफ लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ओके सर। सर ऑनलाइन होगा? हाँ बेटा, वैसे ही जैसे पहले होते आए हैं वैसे ही होगा, ठीक है। तो सर सच में पीटीएम होगी सैटरडे को? नहीं, संडे को। हाँ सर, मतलब संडे को। हाँ, ओके सर। तो सर ऑनलाइन पीटीएम या ऑफलाइन पीटीएम? रखी तो ऑफलाइन है, और सर टाइमिंग्स? बता दूंगा कल। ओके सर, कल फिर मैं ठीक है। आ जाऊंगी सर ऑफलाइन। नहीं नहीं, अगर तुम नहीं आ सकती हो तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती मतलब परेशान होना पड़े, अगर मान लो रोड्स बहुत ज्यादा खराब हैं, तुम्हें परेशान होना पड़े, घर वालों को परेशान होना पड़े, बेटा बेटा बारिश का सीजन वैसे है, अगर आपका बिना आए काम चलता है सर तो पीटीएम चलाने। जरूरी है? हाँ देव, ठीक है सर। ठीक है। नहीं सर, मैं बोलो। भूपी सर की क्लासेस में आ तो रही हूँ, बट दूसरी साइड से आती हूँ, उनका थोड़ा रात को जाता है। अब तो रोड्स फिर भी ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कोशिश करूंगी मैं कल आने की। ठीक है। हाँ समीर बोलो बेटा। सर स्टार्टिंग के आधे घंटे का सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, मिस किया हुआ था मेरा। सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस सर। सर आज से सर ग्रेविटेशन स्टार्ट कर लिया? आज ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था। ओके सर। सर्कुलर मोशन खत्म हो गया था। सर्कुलर मोशन में सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड्स बचा हुआ है और मोशन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। लेकिन मोशन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन विदाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझा सकते हैं बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो दोनों कॉन्सेप्ट्स वहां पर कवर होंगे, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। सर हाँ दे। सर पीटीएम में पापा को लेके आना है या मम्मी को, या इसको दोनों पीटीएम को? की पड़ी हुई है। ऐसा है, तू देख लियो, जिससे तेरी डांट कम पड़ती हो ना उसको ले लियो। ठीक है सर। ठीक है, सीधा बच्चा है ये, मतलब मैंने कहा जिससे डांट कम पड़ती हो तो उसको ले आइयो, इसने ये नहीं पूछा कि सर इसका मतलब मेरी शिकायत लगाओगे। सर ये ऐसा ही है। हो सकता है मैंने सिर्फ वैसे ही मिलने के लिए बुलाया हो यार, कोई जरूरी थोड़ी है डांट ही लगानी है, एक इंटरेक्शन तो आप लोगों के पेरेंट्स के साथ होना ही चाहिए ना। यस सर, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। Thank you.